नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और नए सेशन में हम आप लोग को चाह रहे हैं कि एक एक करके जो सारा वीडियो है ना हम आपको दे दें। मैं नहीं मानता। और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनको ऐसा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मिले। जैसे एसएसटी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है ना कि क्लास 6 है, 7 है, 8 है, तो क्लास 6, 7, 8 इंडिया से रिलेटेड सारे हिस्ट्री है, ठीक है। तो आसानी से समझ में आता है और ये भी समझ में आता है कि चलो भाई इंडिया से है तो इंडिया वाला अपना ही देश का है, पढ़ रहे हैं। और जैसे ही अचानक से 8 के बच्चे अगर वो 9 में स्विच कर रहे हैं, जब वो 8 के स्टूडेंट होते हैं और 9 में स्विच करते हैं तो उनको अचानक से समझ में नहीं आता कि भाई इंडिया से हम लोग फ्रांस में कहां आ गए, फ्रेंच कहां से आ गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फ्रांस आता है, फिर आपको रशिया आता है, फिर आपको जर्मनी आता है और बच्चों को पूरा समझ में नहीं आता है। गजब बेइज्जती है। फ्रांस, ना ही फ्रांस समझ में आता है, ना ही जर्मनी समझ में आता है, ना ही रशिया समझ में आता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 8 के बच्चे कि, और ना ही कोई समझाने वाले होते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में तो होता है कि उनके पास अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर होते हैं, बट क्या होता है लोकल जो स्कूल होते हैं जो विदाउट एफिलिएशन के होते हैं, उसमें क्या होता है कि साल भर में टीचर ही चेंज होते हैं और एसएसटी के तो टीचर मिलते ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझिएगा इस चीज को। बहुत सारे ऐसे टीचर्स नहीं मिलते हैं, या फिर मिलते हैं तो वो फिर एकदम से होता है ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल जाते हैं, बच्चों को सर के ऊपर से निकल जाता है कि पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सर फ्रांस की कहानी है, क्या पढ़ा दिए, नए नए नाम आ रहे हैं, बच्चों को नाम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे मैप को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अब इंडिया के मैप उनको ढंग से, क्लास 8 के बच्चे इतने सीरियस नहीं होते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। बट अचानक से जब वो 9th में आते हैं तो 9th में उनका इंटरेस्ट हट जाता है एसएसटी से, खास करके क्योंकि वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं ना, वो एसएसटी से ही हट जाते हैं। क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी किताब से, और वो इंडिया की हिस्ट्री खुद वो समझते हैं कि हम ना तो ढंग से इंडिया की हिस्ट्री समझ पा रहे हैं तो हम वर्ल्ड की ही क्या समझेंगे। तो बच्चों टेंशन आप लो मत, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है बेटा। क्या है ना कि जैसे ही आप आज तक आप इंडिया के जैसे सिविक्स हो या फिर हिस्ट्री हो या जो भी रिलेटेड जो टॉपिक है वो नहीं समझ पा रहे थे, रीजन कहां से बेटा कि जो चीजें आप आगे पढ़ोगे, चाहे सिविक्स पढ़ोगे चाहे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वो चीजें कहां से निकल के आई है, कहां से डिराइव्ड होके आई है। अभी आपको पता चलेगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग डेमोक्रेसी रट रहे होते हैं कि डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी वो है, डेमोक्रेसी ऐसे, ये डेमोक्रेसी जैसा वर्ड कहां से आया है? आपको पता है फ्रांस से सबसे पहले ये डेमोक्रेसी जैसा वर्ड आया है। फ्रांस पहली बार डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया है। हजारों सालों से मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था और बहुत सारे बच्चों को मोनार्कियल सिस्टम भी नहीं समझ में आता है। तो बेटा मोनार्की का मतलब जैसे हम लोग किंगडम समझते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ किंग होते हैं, हम किंगडम को समझते हैं, तो मोनार्की को ही किंगडम कहते हैं बेटा। समझिए ध्यान से, किंगडम मतलब जैसे राजा होता है ना, राजा रूल करता है, तो जो राजा रूलिंग करता है वही होता है मोनार्क। तो मोनार्कियल सिस्टम बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्लास 8 का स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो मोनार्कियल सिस्टम जैसे चले हजारों सालों से जो प्रथाएं चली आ रही थी, जो हमारा रेज़्यूमे था कि मोनार्क का जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। एंसेस्टर होते थे, वो क्या होते थे बेटा कि उनके अपने पिताजी की गद्दी पे, अपने फादर के वो गद्दी पे क्या करते थे, वो बैठ जाते थे और अगला राजा वो घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग रूलिंग के जो सिस्टम है, जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले डेमोक्रेसी जैसा वर्ड आया। तो ये सारी चीजें जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी कहां से आया, ये अपने को समझना है कि डेमोक्रेसी पहले कोई ना कोई किसी के माइंड में तो आइडियोलॉजी आया होगा बेटा। अब आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच,
अब कोई तो सोचा होगा बच्चा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके बारे में कोई तो समझा होगा ना, तभी तो डेमोक्रेसी आज हमारे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जो चीजें आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं, जैसे लेफ्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वो आई कहां से? देखो बेटा, फ्रांस की एक अलग ही कहानी है। अगर आप फ्रांस के साथ चलोगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगा, आपको आगे वर्ल्ड वॉर समझ में आएगा, और आप अपने देश को कनेक्ट कर पाओगे, अपने देश की चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे वर्ल्ड की चीजों से। तो आपको सबसे पहले आराम से इन चीजों को समझना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, माइंड फ्री होकर के समझना है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है, चीजें कहां से जुड़ी हुई है। अगर आप इस चीज को समझते हो कि चीजें कहां से जुड़ी हुई हो, तो आपके लिए जो हिस्ट्री है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, बहुत आसान था टॉपिक है और मजा बहुत आने वाला है। बिल्कुल आप बैठ जाओ, कहानी जैसे सुनते रहना है, एकदम कहानी जैसा ही सुनना है, और आपको लगेगा ये हिस्ट्री इतना आसान है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जहां से हमारे विश्व की इतिहास शुरू होती है, इंटरनेशनल हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, उसको ही बहुत अच्छे से तरीके से समझाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। हर तरह का डाउट आपसे, कोई भी अगर आपसे पूछे कि क्या चल रहा है, तो आपको आराम से सारा चीज समझ में आ जाए। अगर हम बोले कि अगर पूरे एनसीईआरटी किताब पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक फिल्म चल रहा है, आपको एकदम इमेजिनेशन ऐसा लगेगा कि फिल्म चल रहा है। और उसको आसान करने के लिए हम कुछ ऐसे एनिमेटेड जो होता है ना, एनिमेटेड आपको पिक्चर है, जो पिक्चर वाइज समझा रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से रहिए। उससे पहले हम आपको बताते हैं बेटा, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप इसे डरो मत कि हिस्ट्री का चैप्टर है भैया, हम तो पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th का है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए बेटा, हमारा ना विद्यार्थी करके इंस्टीट्यूट चल रहा है। क्लास आपका है 6 से 10+2 प्योर एनसीईआरटी बुक्स चलते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं बहुत ही मन लगा के दिल से पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे बच्चे क्या करें, आ करके ऑफलाइन में भी देखें। वैसे वीडियोस भी देख सकते हैं, आप लोग घर पे भी बैठ के वीडियोस देख सकते हो। अगर वीडियो से पूरा होता है तो वीडियोस देखो, और ज्यादा आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको और भी क्लासेस चाहिए। यहाँ के टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, उनको छुट्टी नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वो और भी जो है सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप जो है ऑफलाइन क्लासेस में भी आके देखिए, आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, आपको सारे मटेरियल्स दिए जाएंगे, सारे टीचर्स गाइडेंस दिए जाएंगे, है ना बेटा। 2 घंटे का 3 घंटे का क्लासेस है, डॉट सेशन है, सैटरडे टेस्ट है। तो आप उसको बहुत अच्छे से देखो, क्या है सिस्टम, आकर के आप एक बार ज्वाइन करके देखो, पढ़ के देखो, डेमो करके देखो, डेमो ले लो, 4 दिन 5 दिन क्लास करके देखिए। जहां से दिक्कत होता है सर से, मैडम से, हमसे आके कंसल्ट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, आप एक बार पढ़ के देखो, आपके क्या, आपके बुक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, वो आकर के आप देखिए। ठीक है बेटा, आप आकर के एक बार जरूर देखिए, आप ही लोग के लिए है। क्या है बेटा, अभी ना हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑफर चल रहा है। वैसे ऑफर तो ठीक है, अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं इधर उधर जो पढ़ रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, कैसे करें, देखो बेटा क्या है ना, हमको एकदम से बुक बाय बुक चलना है। ठीक है, बाय बुक, जो बुक कर रहा है हमको वही करना है, बुक के अकॉर्डिंग है हमको अपने को चलना है। तो आपको अभी अगर आप एनरोल कर रहे हैं, अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन का तैयारी है, तो अगर अभी आप लोग एनरोल कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा ऑफर क्या है कि गर्ल्स को 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और बॉयज को, तो बॉयज बोलेंगे सर गर्ल्स और बॉयज में आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चा, गर्ल्स और बॉयज में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। बॉयज को भी 35 से लेकर के 40% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अगर आप
फरवरी मार्च तक में इनरोल करवा लेते हैं, तब आपका अगर फाइनल एग्जाम खत्म हो जा रहा है तो सारे बच्चे आकर के आप इनरोल हो जाइए, मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो हिस्ट्री को ना सबसे पहले एकदम से ऐसा मत सोचो कि बहुत ही वाहियात सा या बोरिंग सा सब्जेक्ट है। ठीक है, कहानी है, कहानी जैसा सुनना है। कभी हम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। अभी हम लोग कहानी पे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं तो कहानी पे चलते हैं। देखो क्या है कहानी, कहां से शुरू होती है। आपका किताब का जो कहानी है, अगर हम लाइन बाय लाइन चले तो बहुत ही मजेदार तरीके से कहानी शुरुआत हो रहा है। ठीक है, कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है, एकदम लाइन बाय लाइन चलते हैं। देखिए बेटा क्या है कहानी की शुरुआत। देखिए आप अगर पढ़ो, हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखो क्या है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, क्या होता है ऑन द मॉर्निंग, मतलब क्या था, सुबह का समय था। भोरे 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 बोल रहे हैं, 4 बजे भोर हरिया में, है कि नहीं, सुबह का समय था। कब भाई 14 जुलाई 1789। देखो 14 जुलाई, ठीक है बेटा, 14 जुलाई 1789 है ना, ये दिन था। अब इस दिन को क्या हो रहा है, ये दिन है 14 जुलाई 1789। क्या है, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रांस की जो सिटी है पेरिस, जो भी राजधानी भी है, वहां क्या होता है एकदम स्टेट ऑफ अलार्म। कहने का मतलब हल्ला होता है। अब हल्ला हो रहा है, बहुत बहुत क्राउडिंग हो रहा है, वो हल्ला मच रहा है, हल्लो आओ ऐसा करके हल्ला मच रहा है। क्या क्राउडिंग हो रहा है भाई, स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब होता है भाई कि हल्ला मचने लग गया। क्या हल्ला मच रहा है, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब भाई राजा उठ गया, बका के उठ के बैठ गया भाई कि भाई क्या हो रहा है भाई, जाके देखो, अपने ट्रूप्स को कहता है। ट्रूप्स का मतलब होता है बेटा एक सेना की टुकड़ी को बोलता, बाबू जाके देखो तो क्या चल रहा है, काहे ले इतना हल्ला हो रहा है बाबू, किस लिए इतना हल्ला हो रहा है। तो हल्ला तो इन लोग कर रहा था, इन लोग हल्ला कर रहा था। अचानक से बहुत सारे लोग शहर में घुस पड़े थे। सारे लोग आकर के इतने सारे भीड़ जम गए हैं और सारे भीड़ जम करके लोग हल्ला मचा रहे हैं। अब ये हल्ला क्यों मच रहा है वो थोड़ा समझिएगा। रूमर्स स्प्रेडेड, क्या हुआ बच्चा, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैल गया बेटा, that he would soon order the army to open fire upon the citizen। ये जो सिटीजन के अंदर रूमर्स फैला था, अफवाह फैल गया था, जानते हो फलाना आदमी फलाना से ही करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा अफवाह जो होता है ना, झूठ मूठ का जो अफवाह होता है, तो लोगों में भी वैसा ही अफवाह फैल गया था। क्या अफवाह फैल गया था, इनको ऐसा लगा, इनको इनमें अफवाह क्या फैला कि जो राजा ने अपने आर्मी को ओपन फायर करने का ये क्या ऑर्डर दिया है, कमांड कर दिया है ना, ऑर्डर कर दिया है कि भाई जाओ, इस सारा जितना लोग है सब पे ओपन फायर कर दो। क्या कर दो बच्चा, ओपन फायर कर दो, जितना भी सिटीजन आ रहा है उन सब पे आप ओपन फायर कर दो। और इसीलिए सारे लोग क्या कर रहे, मारने आ गए हैं राजा को। भाई देखो ये राजा को मारने आ गए हैं, और राजा को मारने के लिए इनको क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए, है ना, एम्युनिशन चाहिए। इसमें some 7,000 men and women gathered in the front of the टाउन हॉल। टाउन हॉल एक जगह है शहर का, टाउन हॉल एक जगह बेटा। तो सारे 7,000 मेन एंड वीमेन क्या किए, वो टाउन हॉल में आकर के उन्होंने क्या किया, वो गैदर्ड हुए, आकर के सब गैदर्ड हो गए। गैदर्ड मतलब क्या होता है बेटा, आकर के एक जगह भीड़ इकट्ठा कर ली, सारे 7,000 मेन वुमेन मिलकर के। देखो इसमें औरतें भी हैं, औरतें भी है ना सारे। एंड डिसाइडेड फ्रॉम अ पीपल मिलिशिया, ये बेटा आपको एग्जाम में आएगा। पीपल मिलिशिया का मतलब क्या होता है, मिलिट्री का ही पार्ट है मिलिशिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आगे चल करके अपनी एक पीपल मिलिशिया बनाएंगे, लोगों की एक सेना बनाएंगे। अरे बाप रे ये क्या हो गया, लोगों की क्या बनाई जाएगी, लोगों की एक सेना बनाई जाएगी। सारे लोग मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चा, तो सारे लोग मिलकर के अपना एक सेना बनाएंगे। देखो लोगों ने क्या किया, अपनी एक सेना तैयार कर ली लोगों ने। वो क्या हो गया भाई, लोगों ने क्या बना ली बेटा, तो लोगों ने अपनी एक सेना बना ली। देखो लोगों ने क्या बना ली है, अपनी एक सेना बना ली। और क्या हुआ बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ आगे, वो समझते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से। They broke into the number of government buildings in the search of arms। और उन्होंने क्या करा, वो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने लग गए, ब्रोक करने लग गए।
किसकी सर्च में, किसकी खोज में? तो आर्म्स की खोज में, बंदूकें, गोले बारूद की खोज में वो क्या करने लग गए? वो सारे बिल्डिंग्स को तबाह करने लग गए, वो तोड़ने लग गए। क्यों भाई, क्यों तोड़ने लग गए? देखो बेटा, सारे लोग आर्म्स की खोज में तोड़ने लग गए। देखो ये सारे लोग आर्म्स की खोज में क्या करने लगे? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ने लग गए। ऐसा कुछ सीन चल रहा था। सारे लोगों को बंदूक चाहिए था। अब ये बंदूक क्यों चाहिए था? क्योंकि इनकी अफवाह फैला था, बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं इन पे गोलियां चलाने, तो इनको भी तो लड़ने के लिए गोलियां चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए इनको भी गोलियां चाहिए थी, इनको भी बंदूकें चाहिए थी। तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में गए कि भैया चलो वहां कुछ मिलेगा, और लोग 4 बजे भौरडिया में सोए हुए हैं, उनको खींच करके बाहर ला रहे हैं। अरे ससुरा बताओ कहां पे बंदूक रखल है, बताओ, नहीं तो अब ये ठोक देंगे। इन लोग क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? और जो को ट्रूप्स भी लोग आए हुए, ट्रूप्स से ये लोग भिड़ जाते हैं, ये लोग ट्रूप्स से भिड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये लोग ट्रूप्स से भिड़ जाते हैं। आगे देखते हैं फाइनली क्या होता है बेटा। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट। अब भाई फाइनली क्या होता है कि एक ग्रुप मतलब होता है लोगों का एक समूह, क्या होता है वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव करता है। क्यों भाई ईस्टर्न पार्ट की तरफ क्यों मार्च करता है? उधर चलो भाई, वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ चलो। ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव क्यों करता है? ऑफ द सिटी एंड द स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द वेस्ट साइड। और क्या करते हैं वो सारे लोग, कुछ ग्रुप लोग जो होते हैं वो स्टॉर्म का मतलब होता है बेटा वो एकदम आंधी तूफान नियन जाते हैं, और उनका एक प्रिजन होता है। प्रिजन का मतलब होता है जेल, याद रखिएगा बेटा, ये प्रिजन मतलब होता है जेल। फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब एक घेराबंदी जेल, किला वाला जेल होता है, और उसको स्ट्रोम कर दिया जाता है। स्ट्रोम मतलब होता है तोड़ फोड़ कर दिया जाता है उसमें। अब भाई ये नया कहानी कहां से आ गया? वेयर द होप्ड दे फाइंड हॉर्मेड एबुलेशंस। अब उनको ऐसा आशा होता है कि यहां काफी ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेंगे? एम्यूनिशन मिलेंगे। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोले बारूद हमें मिलेंगे, क्योंकि वो तो जेल था, वेस्टल का जेल था, तो जेल में तो उनको मिलना था ही। तो इस आशा में वो क्या करते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, ईस्टर्न पार्ट की तरफ चलते हैं कि चलो उधर हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे गोले बारूद मिलेंगे। और ये देखिए, ये है शानदार सा जेल उनका, इतना शानदार सा जेल है। आप समझ रहे होंगे कि ये कोई महल है, ये बिल्कुल महल नहीं है बेटा, ये है जेल। सोचिए, जिस देश का इतना बड़ा जेल होगा वो देश गरीब हो सकता है। देखिए क्या किस्मत है भाई, किस्मत बड़ी। आगे नहीं बोलेंगे, आगे समझ जा, आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। तो सारे लोग क्या करते हैं बेटा, सारे लोग मिलकर के जेल को तोड़ देते हैं, सारे लोग मिलकर के जेल तोड़ देते हैं। ये जेल होता है, और इस जेल को क्या कर स्ट्रोम करने लग जाते हैं। स्ट्रोम का मतलब होता है बेटा, ये सारे लोग तोड़ देते हैं, इस जेल को नस्ताबूद कर देते हैं, है ना। इस जेल को सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, देखो ये सारे लोग मिलकर के जेल जला दे रहे हैं, तोड़ दे रहे। इतने बड़े जेल को क्या कर दिया गया, लोगों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। और ये कौन सा जेल है, आप लोग बोलिए, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ये कौन सा जेल है? तो बेस्टाइल का जेल है। कौन सा जेल है? बेस्टाइल का जेल। और आप लोग बताइएगा कहां इन लोग गए थे। ठीक है बेटा, ये लोग कहां किस तरह मूव किए थे? ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग मिलकर के वेस्टाइल जेल को स्ट्रोम कर दिए। स्ट्रोम मतलब तोड़ दिए। ठीक है बेटा, ये सारे लोग मिल गए। जब ये जेल तोड़ने जा रहे थे, देखो क्या होता है आगे लाइन। तो जब जेल तोड़ने जा रहे थे, तो जेल का जो कमांडर होता है इनको रोकता है, भाई रुक जाओ, आगे मत जाओ भाई, आगे मत जाओ, जेल में कुछ नहीं मिलेगा आपको, वैसे भी जेल खाली पड़ा है। तो इन लोग को विश्वास नहीं होता है, इन लोग बोलता है कि तुम लोग झूठ बोल रहा है। भागता है कि नहीं भागता है, तुम हट जाओ, ये कमांडर मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम तुमको भी गोली मार देंगे। ये क्या करते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं तो सारे लोग मिलकर के इस कमांडर को ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो एक कमांडर क्या कर दिया जाता है कि इस फाइट में, in the armed fight that followed, the commander was the Westile was killed। मतलब वेस्टाइल का जो कमांडर होता है उसको लोग मार देते हैं। बाबू हट जो हमारे रास्ता से, ना तो यहीं पे थोपिया दे, वो मार के थोपिया देते हैं कि बेटा तुमको तो मार के यहीं पे एकदम कुटी कुटी काट देंगे। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करते हैं, सारे ये बेचारा हत्थे चढ़ जाता है लोगों के गुस्से के, तो ना भीड़ किसी का नहीं होता है। तो ये सारे लोग क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं। इसका सत्यानाश, राम नाम सत्य, क्या होता है इसको बोलते हैं आप लोग, राम नाम सत्य है। खत्म, बाय बाय टाटा।
गुड बाय, गया। है ना, इनका राम नाम सत्य हो जाता है भाई, यहीं पे इनका राम नाम सत्य हो जाता है और सारे लोग अब कहाँ एंटर कर जाएंगे, जेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब इनको जेल से तो नफरत थी ही, है ना, इनको जेल से नफरत थी, सारे लोगों को जेल से नफरत थी, इसलिए जेल को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि जेल को इसलिए तोड़ना चाहते थे कि राजा के डेपोस्टिक पावर को शो करता था। जेल जो है राजा के डेपोस्टिक पावर को शो करता था। अब ये डेपोस्टिक पावर क्या होता है बेटा, डिपोस्टिक पावर क्या होता है, तो राजशाही, निरंकुशता, असीम असीम शक्ति जिसको बोल सकते हैं, है ना, जिसको आप असीम शक्ति को बोल क्या कर सकते हैं, अनकंट्रोल पावर आप बोल दो, अनकंट्रोल पावर। इनके दादाजी लुई 14 कहते थे आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ। बताइए, हम ही राज्य हैं और हमारा जो बोला गया है वो कानून है। ऐसा मर्दे अगर हमरा हो गया कि बाबू नाचो तो नाचो बबुरिया नाचो, यानी नाचो बाबू, हम बोल दिए तो मतलब नाचो, उसको फांसी पे चढ़ा रहे, बड़ी बोल रहा है तो चढ़ा दो उसको फांसी पे। इसलिए बोलते थे आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ, ऐसा कि हम ही राज्य हैं और हमारा बोला गया लॉ बन जाता है। कहने का मतलब है कि आप स्टेट है तो चलो हम स्टेट को मिटा देते हैं, अगर कोई एक गोली मार दिया कहानी खत्म, स्टेट खत्म। लॉ बनाते रहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और उस उतने बड़े जेल में, बताइए उतने बड़े जेल में कितने कैदी थे, तो एंड द प्रिजन्स, है ना, प्रिजनर्स रिलीज्ड, देयर वेयर 7 ऑफ देम, है ना, उनमें से मात्र 7 कैदी थे। इतने बड़े जेल में 7 कैदी थे, उन 7 कैदी को क्या कर दिया जाता है बेटा, छुड़वा लिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये 7 कैदी है, इन 7 कैदी को क्या कर लिया जाता है, छुड़वा लिया जाता है। अब गिनने मत लग जाना कि 7 है, बहुत सारे कैदी है। ठीक है, हम लोग कौन से पेज में थे, देखो हम लोग, यही होता है। अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपको यूज नहीं करने आती है तो यही होता है, कभी कभी आप फंस जाते हो, टेक्नोलॉजी के बीच में फंस जाते हो। बात तो सही है। चलो ठीक है, अगर कहानी समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आगे आपको इसी तरीके से चीजों को समझाते रहें। चलो कोई बात नहीं, और भी आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो बेटा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अल्लाह, ये मछड़बो है जो क्या किया है, मछड़बो के पढ़े के मन है बहुत। हट हट, देखता है मछड़बो है जो स्मार्ट बोर्ड चलाता है। देखो देखो देखो, हाँ ये है कैदी वाला कहानी। क्या था बेटा, इन कैदियों को छुड़ा लिया गया, इन कैदियों को क्या कर लिया गया, छुड़ा लिया गया। अब देखते हैं, अब क्या था कि ये जहां पे बेस्टाइल जो था, एट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, मतलब सभी लोग इससे क्या करते थे, हेट करते थे। हेट मतलब होता है बेटा नफरत। आप लोग नहीं समझिएगा हेट का मतलब तो कौन समझेगा, है कि नहीं भाई। आई हेट यू, है ना, 1 4 3 आई हेट यू। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, लोग तो लिखते हैं आई हेट यू। चलिए गुड। एट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, क्या किया जाता था, बेस्टाइल को सबके द्वारा, सभी लोग इससे हेट करते थे। क्यों हेट करते थे, क्योंकि ये डिपोस्टिक पावर शो करता था राजा के। राजा अपना मनमानी करता था, है ना, लोगों को इस तरीके से क्या करता था, वो अपना एग्जीक्यूशन करवाता था लोगों का। ठीक है बेटा, तो वो लोग क्या करते थे, हेट करते थे। अगर राजा को मन करता था कि इसको जेल में डलवा दो तो उसको जेल में डलवा दिया जाता था, इस तरह से। देखो बेटा, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंटेड वेयर सोल्ड इन द मार्केट्स ऑफ द ऑल दोज हु विश द कीप इन द सॉवेनियर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शंस। क्या बेटा, कि जितना जो मलबा निकला था, इस मलबे को, पत्थर को, जो भी था, वो मार्केट में लोग बेचना शुरू कर दिए, है ना, अपना निशानी के तौर पे रखने के लिए, है ना, कि हम लोग गए थे 14 जुलाई 1789 को हम लोग गए थे और राजा का जो मेन किला होता है जेल, उसको तोड़ दिए भैया।
हम लोग तोड़ दिए थे। इसलिए सारे लोग क्या किए, इसके चीजों को तोड़ फोड़ करके और मार्केट में बेचना शुरू कर दिए। क्या कर दिए, सब दुकान लगा लिया। देखो रात होते होते सब दुकान लगा लिया, है ना। ईटा 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, 10 में दूगो ऐसे ईटा बेचना शुरू कर दिया भाई। सारे लोग क्या कर लिए, इसके डिमोलिश्ड जो चीजें थी उनको दुकान में लगा करके बेचना शुरू कर दिए। और लोग इसको खरीदे इस याद में खरीदे कि यह इतिहास का वो दिन था, हम एज ए सोवरेनर, मतलब कि हम एज ए फ्रांस रेवोल्यूशन में हमारा योगदान रहा था। हमारा आने वाला पीढ़ी इस चीज को देखेगा कि हमने पहली क्रांति की थी, पहला रेवोल्यूशन किया था राजा के खिलाफ, है ना, फ्रांस के राजा के खिलाफ। लुई, अब ये राजा कौन है हम आगे बताएंगे आपको। राजा के खिलाफ क्या किए थे, पहली क्रांति की गई थी, है ना बेटा। The days that followed saw more rioting by both in the Paris and the countryside। और यह जो दिन था दोनों साइड, पेरिस में भी हल्ला हो हल्ला, मतलब शोर शराबा हंगामा मच रहा है, और इधर क्या है, कंट्री साइड, यानी बोला जाता है बेटा कि देहात एरिया में भी क्या हो रहा है, मार काट पीट हो रहा है। लोग एकदम घर से निकल करके क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। और उस समय क्या था, 14 जुलाई 1789, मतलब जुलाई का टाइम, ये 1789 का दौर क्या था, बहुत ही ड्रास्टिक वाला जो दौर था वो था, क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा हाई हो गया था, मतलब ब्रेड के दाम भी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। हमारे यहाँ रोटी लोग खाते ना, रोटी खाते, वहां लोग पाव रोटी खाते हैं, समझ में आ रहा, पाव रोटी जो आप लोग पिज्जा बर्गर में नहीं खाते हो, वैसा रोटी उन लोग खाते हैं, ठीक है बेटा। मच लेटर व्हेन historians looked back upon this time, they saw it is the beginning of chain of the events that ultimately lead to the executions of the king in the France। Oh my God, कहने का मतलब है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको इस तौर पे देखते हैं कि यही वो इवेंट था, इसी जो लड़ाई अभी चल रहा था, इसी लड़ाई का वो इवेंट था जहां से एक चैन क्रिएट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। राजा को मारने का एक तरीका चालू हो जाता है। अभी राजा को क्यों मारा जाएगा भाई, यहां से राजा का एग्जीक्यूशन क्यों करवाया जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, मतलब राजा को मरवाया जाएगा। फ्रांस के राजा को क्यों मरवाया जाएगा, यही वो घट रहा था, तो जो कि एक चैन क्रिएट कर देता है, यही वो कड़ी जोड़ देता है जो जिससे राजा को एग्जीक्यूट कर देगा, लोग राजा को मरवा देगा। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम्स, बहुत सारे लोग इसका आउटकम्स नहीं जान रहे थे कि आगे चल के क्या होने वाला है। देखो आगे चल के तो राजा मरने वाला है, या आज हम लोग हिस्टोरियंस को पता है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे राजा मरा था, तो क्या कारण था कि राजा को मारा गया, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, क्या बोला, क्या हुआ था, ये क्या, हाउ मतलब कैसे, हाउ एंड व्हाई डिड क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या घटना घटा था। अब चलिए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। ये जो इतना शोर शराबा हो हंगामा आप देख लिए, और ये सारा एनसीईआरटी का लाइन था, कोई फिल्मी लाइन नहीं था, ये सारा एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। आप जाकर के प्लीज उसको देखिएगा, ये एक एक लाइन पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना जो हो हंगामा हुआ ये किस लिए हुआ, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे पलट करके देखते, इतिहास में देखते हैं। देखिए ये इतना जो हो हंगामा हुआ, जो मारा पीटी काटा काटी हुआ, तो क्या क्यों हुआ था, देखिए बेटा, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब लेट 18th सेंचुरी किसको कहते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम 18th सेंचुरी को समझते हैं कि 18th सेंचुरी कहलाता क्या है। बेटा 18th सेंचुरी को हम 18वीं सदी के नाम से जानेंगे, और लेट देखो बेटा 18वीं शताब्दी कब होता है, जैसे 1701 है, 1701 है, वो आगे चल के कहां तक चलेगा बेटा, 1800 तक चलेगा, 1800 तक चलेगा। तो जो ये 17 से 18 तक चला, यही तो 18th सेंचुरी कहलाएगा। और अगर बीच में 1750 आ गया, ये इसके आसपास का डिकेड्स होगा, 10 साल आगे या 10 साल पीछे, तो ये मिड में हम लोग आ गए, पीछे आ गए, तो मिड में आ गए, तो ये कहलाएगा आपका मिड 18th सेंचुरी, है ना बेटा, ये मिड 18th सेंचुरी कहलाएगा। और ये सबसे पहले आएगा तो ये अर्ली 18th सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है बेटा, ये अर्ली 18th सेंचुरी कहलाएगा। और इसके बाद वाला आपका कहलाएगा लेट 18th सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं घटना कब की है बेटा, 1789 की, तो 1789 लेट 18th सेंचुरी हो गया ना बेटा, तो यही है लेट 18th सेंचुरी। याद से ध्यान से समझिएगा कि यही लेट 18th सेंचुरी है। तो वही मतलब फ्रांस का जो सोसाइटी था ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में, ये कैसा सोसाइटी था, क्या था सोसाइटी। अब सोसाइटी किसको बेटा बोलते हैं, समाज में लोग कैसे रह रहे थे, समाज। अब समाज किसको बोलते हैं,
हमको, आपको, आप लोगों को मिला के समाज बनाते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर समाज बनाते हैं, तो समाज में क्या देखते हैं, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा जैसे चीजें, डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ होती है। तो मे भी वहां पे फ्रांस की सोसाइटी भी यही थी कि अमीर थे, गरीब थे, मिडिल क्लास के लोग आते थे, ये सारे लोग आते थे। तो सोसाइटी का मतलब जो जिसमें सारे लोग, आसपास के जो लोग आप देख रहे हो वही आपकी सोसाइटी है। आया समझ में? चलिए क्या था मिड 18th सेंचुरी में, हम लोग देखते हैं। तो बेटा 1770 का टाइम है। लुईस 16 नाम का जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो बोलेंगे सर बर्बन तो आजकल बिस्किट आता है, वो चॉकलेट चीनी वाला जो बिस्किट आता है बर्बन, उसका फैमिली से बिलोंग करता था। क्या कह रहे बेटा, बाद में इसको मार दिया जाएगा तो इसको खानदान का करेगा क्या, लोग इसके नाम पे बिस्किट बनाएगा। तो ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। किसके फैमिली से बिलोंग करता था बेटा? बर्बन फैमिली से, है ना। इसको गद्दी पे संभाला, गद्दी क्या किया, फैमिली ऑफ द किंग्स ascended the throne of France, है ना। फ्रांस की गद्दी इस लुई 16 को दी गई। ये जो बंदा है ये है लुई 16। लुई 16 को फ्रांस की गद्दी संभाली गई। अब जब ये शादी हुआ था, सॉरी शादी बोल रहे बेटा, जब ये गद्दी पे बैठा था, तो गद्दी पे जब बैठा तो ये 20 साल का एक नौजवान था, है ना। 20 साल का नौजवान था। सोचिए ये 20 साल का एक नौजवान है। आप लोग अभी होंगे 13, 14 या 15 इयर्स के होंगे, बस आपसे 5 साल बड़ा था। आपके भैया जो 10th या 11th 12th में भैया होंगे, उनकी इतना बड़ा मात्र था। सोचिए इस उम्र में लोगों को इंस्टाग्राम खेलने का मन करता है, तो इनको नहीं मन करता होगा। आ रहा समझ में? तो यही चीजें कह रहे हैं बेटा कि ये 20 साल का लुई 16 जो था, इसको गद्दी या राजगद्दी दे दिया गया, इसको राजगद्दी पे बैठाया गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। और वो 20 साल का लड़का जो था उसको हो जाता है एक लड़की से प्यार, मैरी एंटोनियट, है ना बेटा। और उस मैरी एंटोनियट को दिल दे बैठता है और उससे वो शादी कर लेता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। एक बार में देखते ही क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और उससे कर लेता है शादी। जब ये ऑस्ट्रिया किसी काम से जा रहा होता है, देखिए बाबू, है ना, बच्चा के बिगड़ने का टाइम था, बच्चा बिगड़ गया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से बोलता है, ए बाबू तोरा के देख के लगा था कि चापाकल में कूद के जान दे दी, है ना। तो ये भी बोलता है कि दे दो, ठीक है। तो ये मैरी एंटोनियट से क्या कर लेता है बेटा, शादी कर लेता है। अब देखिए ये 20 साल का लड़का जो है मैरी एंटोनियट से तो शादी कर लेगा। ये लुई 16 जो है, इसका बैड लक देखिए बेटा, जब ये राजा की गद्दी संभालता है तो उस समय इतने के खर्चे हो जाते हैं कि इसका सारा खजाना हो जाता है खाली। इम्पिटी ट्रेजर्स इसको मिलता है, इम्पिटी ट्रेजरी मिलता है। ट्रेजरी का मतलब होता है बेटा खजानी, खजाना खाली, है ना, खजाना होता है ट्रेजरी। इम्पिटी ट्रेजरी मतलब खजाना जो होता है वो खाली मिलता है। अब बेटा देखो कोई भी देश है तो देश तो चलता है खजाने से ही चलता है। खजाना कहां से होता है, आप टैक्स भरते हो, लोग टैक्स भरते हैं, कॉमन पीपल टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स इसमें जाता है और इसी टैक्स को वो जो सरकार होती है वो खर्च करती है देश के डेवलपमेंट में, अलग अलग काम में वो खर्च करती है। समझ में आ रहा है? तो अपॉन हिज एक्सेशंस द न्यू किंग फाउंड ए इम्पिटी ट्रेजरी। क्या है, जब वो राजगद्दी पे बैठा, जब उसकी राज्याभिषेक हुई, तो जो नया नया राजा बना था बेचारा, उसको मिलता है खजाना खाली। अब बताओ 20 साल का लड़का खजाना संभाले या खाली खजाना संभाले या फिर वो रानी संभाले? ठीक है, मैरी एंटोनियट, कोई बात नहीं, खजाना खाली हुआ है, थोड़ी शौक थोड़ी मर गया है ना, कर्जा ले लेंगे। लॉन्ग ईयर ऑफ द वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब एक समय एक तरफ अब वो सीन चल रहा है, उनका खजाना खाली है। फ्रांस क्या था, फ्रांस लंबे युद्ध में भी सम्मिलित था। अब ये लॉन्ग ईयर वॉर क्या है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। फ्रांस जो था एक युद्ध में भी सम्मिलित था, जिसके वजह से भी उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो ड्रेन्ड हो गए थे। ड्रेन मतलब खराब हो गए थे, तबाह हो गए थे, खत्म हो चुके थे। अब ये कौन से वॉर में शामिल था वो देखिए, ध्यान से समझिए। लुई 16 के अंडर में फ्रांस ने क्या करा, ये फ्रांस ने किसकी मदद कर दी, तो अमेरिका की मदद कर दी। अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे
वो किसके अंडर में थे? तो ब्रिटेन के अंडर में थे। देखो भाई, अब यहां से आपको कहानी थोड़ा समझना पड़ेगा। अब बात चल रहा है 18वीं सेंचुरी का, और 18वीं सेंचुरी आपको याद होगा इंडिया में। इंडिया में अगर आप क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध 7 इयर्स जो है वॉर है, वो होता है केरला में, दो राजाओं के बीच होता है। तो उसमें आप देखोगे कि फ्रांस, एक राजा का मदद फ्रांस कर रहा है और दूसरे राजा का मदद कौन कर रहा है? वो दूसरे राजा का मदद कौन कर रहा है बेटा? तो वो ब्रिटेन कर रहा है, और यहां ब्रिटेन जीत जाता है। यही दुश्मनी फ्रांस हमेशा ब्रिटेन के साथ करता है। आप देखो कि 16 और 17 सेंचुरी में पहली कंपनी हमारी यहां आई ब्रिटेन की, उसके बाद आता है आपका फ्रांस भी पीछे पीछे आ जाता है। तो फ्रांस को आप कमजोर मत समझिएगा। फ्रांस बदला लेने के लिए क्या किया? ब्रिटेन से बदला लेने के लिए वो किसको मदद कर दिया? अमेरिका को। और हमेशा मदद खाली हाथ थोड़ी किया जाता है, पैसे से तो किया जाता है। सेनाएं, युद्ध में जो पैसे खर्च होते हैं, है ना, जो हथियार खरीदे जाते हैं, वो सारे पैसे से आएंगे, और पैसे से मदद कर दिया। बताइए, ये लोन लेकर के, कर्ज लेकर के वो किसको मदद कर रहा है? वो अपने खासम खास दोस्त अमेरिका की मदद कर रहा है। और उस अमेरिका के मदद, वो जो 13 कॉलोनीज है अमेरिका के जो ब्रिटेन के कब्जों में है, उसको इंडिपेंडेंट, उसको आजाद कराने के लिए ये क्या किया था भैया? उसको हेल्प किया था। फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प किया था, लुई 16। तो वही एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमीज ब्रिटेन। कॉमन एनिमीज का मतलब फ्रांस की भी एनिमी और अमेरिका की भी एनिमी। ये दोनों की जो कॉमन एनिमी जो थी, कौन थी? तो ये दोनों की कॉमन एनिमी ब्रिटेन थी। आ रहा समझ में? आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, ये है फ्रांस और ये आपका है भैया अमेरिका, और ये यहां से इसको मदद कर दिया, इसको हराने के लिए, यूके को हराने के लिए, इसको हराने के लिए। चलो भाई, पैसे तो दिए, युद्ध भी जीत गया अमेरिका, लेकिन बदले में क्या दिया अमेरिका? कुछ नहीं, बदले में उसको खाली चीज मिल जाता है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं उसके बाद क्या चल रहा है। पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं? पैसे कहां जा रहे हैं? पैसे खर्च होने का क्या कारण है? पैसे खर्च क्यों हो रहे भाई, वो भी देखना है। तो इसके अलावा क्या था? एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट इन द इमेंस पैलेस ऑफ द वर्साइल। ओ माय गॉड, जहां राजा रहता था ना, उस जगह को, राजमहल को वर्साइल्स का महल का, पैलेस ऑफ वर्साइल कहा जाता था। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पैलेस ऑफ वर्साइल, कितना शानदार महल था। अब भाई, इतने बड़े एकड़ जमीन में जो महल बना हुआ है, उसको रख रखाव करवाना है, नौकर चाकर है ना, उनको खर्च देना है, उनको वो फोकट में काम थोड़ी करेंगे। तो उनके जो खर्चे आते थे, वो खर्चे भी कहां से जाते थे? वो तो राजकोष से ही जाएगा। और इन सब का खर्चा किसको उठाना पड़ रहा था? लुई 16 को उठाना पड़ रहा था भाई। यही सारी चीज था। देखो, ये है बहुत ही शानदार सा महल जो है, इतना शानदार सा महल किसका था बेटा? यही पैलेस ऑफ वर्साइल है, इसी में राजा रहता था। ठीक है, और ये देखिए क्या है बेटा, ये पैलेस ऑफ वर्साइल का जो कुछ सीन है जो आपको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा गलियारा होता था। आज लोग इसमें जाके विजिट करते हैं, आप भी जाके विजिट कर सकते हो। इतने बड़े बड़े घर होते थे, और इनके जो खर्चे होते थे, खर्चे बहुत महंगे आ रहे थे, है ना। ऊपर से जो बीबी हैं, इनकी बीबी भी एक्स्ट्रावेगेंट थी, है ना। जो मैरी एंटोनियो थी, वो भी बहुत एक्स्ट्रा खर्चीली थी, जिसके वजह से राजा का जो पॉकेट है वो थोड़ा सा ढीला हो चुका था। अब आगे समझते हैं। टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब अगर इसको रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड द आर्मी, आर्मी भी तो थी ना, आर्मी को भी तो पैसे देने होते थे, मेंटेन करने पड़ते थे, उनको आप रखे हुए तो सैलरी तो दोगे। कोर्ट रनिंग द गवर्नमेंट, जो सरकारें चलती थी, ऑफिसेज होती थी, यूनिवर्सिटीज होते थे, है ना। तो इससे क्या करना पड़ा? स्टेट को क्या करना पड़ा? फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, है ना। क्या हुआ बेटा कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो देश है, देश को मजबूरन क्या करना पड़ा? क्या बढ़ाना पड़ा? टैक्सेस। अब टैक्सेस, जब भी देश में कुछ दिक्कतें आएंगी तो वो कॉमन, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को, आम जनता को गुस्सा आता है तो आम जनता क्या करती है बेटा? वो ट्रेन जला देती है, बसें जला देती है, सड़कें तोड़ देती है, फोड़ देती है, हड़कंप मचा देती है। तो जितना सरकारी आप प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे तो गवर्नमेंट किससे लेगी? वो गवर्नमेंट तो लेगी कॉमन लोगों से, हम लोग से, हमारे जेब से जाएगी। मान लेते हैं कि बीपीएससी के छात्रों ने या फिर एनटीपीसी के छात्रों ने बहुत सारे ट्रेनें जला दी। अब ट्रेनें जला दी तो भैया चलो ठीक है, एक ट्रेन 10-10 करोड़ रुपए का आता है, तो 6 से 10 करोड़ रुपए ट्रेन आता है, तो ट्रेन पूरा का पूरा जल गया भाई, तो वो 10 करोड़ का नुकसान कौन झेलेगा?
वो राजा थोड़ी, जो गवर्नमेंट थोड़ी चलेगी, वो क्या करेगी, अगले दिन से जो 25 रुपए की टिकट थी वो 40 रुपए की हो जाएगी। जो लोग सफर करेंगे मजबूरन उनकी ड्यूटी होगी, वो लोग जाएंगे, वो लोग सफर करेंगे ही करेंगे, तो उनको टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो सीजी क्या हुई, जो वॉर के वजह से जो पैसे इम्पिटी ट्रेजर हो गए थे, तो मजबूरन क्या करना पड़ा, स्टेट को टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे थोड़ी है, अब देश में पैसा हो तभी तो जनता पैसा देगी। अब क्या चल रहा था, अब पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अब हलवा पूड़ी कैसे है भाई, देखो हुआ क्या था, वॉर के वजह से क्या हुआ था, वॉर एडेड, जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, फ्रांस ने जो मदद करी थी अमेरिका के, और उसके वजह से जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, अमेरिका और जो ब्रिटेन के बीच में लड़ाइयां लड़ी थी, वॉर की वजह से क्या हुआ था, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion a debt that had already risen to the more than $2 billion पहले से 2 मिलियन का कर्जा था, और मतलब क्या हुआ कि 2 मिलियन लिब्रे का इस पे कर्ज आ गया, है ना। पहले से कुछ कर्ज ले रखा था, फ्रांस जो है पहले से कुछ कर्ज ले रखा था। उसके अलावा क्या हुआ कि इस पे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ गया, और ये सारे पैसे कहां से ले रहे भाई, तो सारे पैसे बैंकों से लिए जा रहे, लिब्रेज होते थे। अब ये लिब्रे क्या है सर जी, तो फ्रांस की बेटा करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपी है ना, तो यहाँ फ्रांस की करेंसी लिब्रे है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा, फ्रांस की करेंसी लिब्रे है, जैसे हमारी करेंसी रुपीज है वैसे फ्रांस की करेंसी लिब्रे है। तो 2 बिलियन लिब्रे मतलब समझ में आ रहा, 2 बिलियन लिब्रे मतलब 20 लाख लिब्रे, ऐसा कुछ करके क्या हो गया। अब लेंडर जो थे, तो लेंडर कौन थे, जो जमींदार होते थे, स्टेट होते थे, बैंकिंग होते थे। बैंक वालों क्या करते थे, बैंक वाले ने इस स्टेट को गिरवी जो कर्जा दिया था वो 10% के इंटरेस्ट पे कर्ज दे रखा था, है ना। ये जो लोन दिया था, लोन कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे था, 10% के इंटरेस्ट पे इनका कर्ज था, ठीक है बेटा। बहुत भारी कर्ज का पहाड़ी पे 10% जान रहे हैं 2 बिलियन लिब्रे का। अब क्या था, सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड ऑन द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अ लोन। मतलब क्या हुआ, लोन का मतलब अकेले, अब ये इनमें अमेरिका वाले ने कुछ मदद नहीं किया, अमेरिका वाले इस पे मदद नहीं करेंगे, इसलिए जो फ्रांस गवर्नमेंट थी उनको क्या करना पड़ गया था, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द बजट, है ना, उनको अपने बजट को थोड़ा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जो इंटरेस्ट जो थी ये अकेले इंटरेस्ट पे आउट कर रहे थे, इनको अमेरिका वालों ने कोई पैसा वापस नहीं दिया था, ठीक है भाई। करेंसी आपको समझा दी, करेंसी क्या होता है बेटा। अब क्या है, ये जो रेगुलर एक्सपेंसेज है, देखो महाराजा महारानी को खिलाने के लिए कितने सारे नौकर चाकर हैं, तो रेगुलर एक्सपेंसेज जो होंगे, टू मेट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेज सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ द आर्मी, मैंने ये बता दिया था, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब भाई देखिए, इन द 18th सेंचुरी, अब आगे है दूसरा टॉपिक, अब चालू हो गया है। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा। Even these measures would not have क्या है sufficient. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the third states paid taxes. देखो भाई कितना बड़ा जाति है। फ्रांस की सोसाइटी को 3 हिस्से में बांट दिया गया था। कितने हिस्से में बांट दिया गया था बेटा, 3 हिस्से में फ्रांस की सोसाइटी को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अब पहला 2 जो हिस्सा था वो टैक्सेस पे नहीं करता था, और तीसरा हिस्सा जो थर्ड स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, गरीब इसमें लोग आते थे, इनको टैक्स पेड करना पड़ता था, इनको टैक्स पे आउट करना पड़ता था। अब ये पहला दोनों कौन था भैया, है ना बेटा, फ्रेंच सोसाइटी जो 18वीं शताब्दी में 3 हिस्सों में, पहला 2 कौन था, मैं आपको बताता हूं पहला 2 कौन था। देखो बेटा, ये थर्ड स्टेट्स में पहले 2 कौन आते थे, ये थर्ड स्टेट्स में है, तो थर्ड स्टेट्स में कौन कौन लोग आते थे, तो ये पीजेंट्स आते थे, पीजेंट्स गरीब लोग आते थे, मर्चेंट्स आते थे, वकील आते थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आते थे, ये सारे आते थे किसमें, थर्ड स्टेट्स में। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं ये 3 सोसाइटी किसकी बटी हुई है। तो पहले जो होता था ये पादरी होते थे, क्लर्जी इनको बोला जाता है, ये क्लर्जी होते थे। क्लर्जी जो चर्चों में पूजा वगैरह करवाते हैं वो क्लर्जी होते थे। और दूसरे होते थे नोवेलिटीज। नोवेलिटीज का मतलब जो बहुत अमीर लोग, जिनको आप बोल दीजिए, ये नोवेलिटी होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे बेटा, बहुत अमीर लोग। ये पीजेंट्स और कॉमन पीपल आते थे। पीजेंट्स यानी फार्मर आप बोल दो, नए वर्ड है आपको समझ में आएंगे। पीजेंट्स या फिर कॉमन पीपल होते थे, यहां पे समझिए ध्यान से प्लीज। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा क्या है चीजें कह रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे। द सोसाइटी ऑफ ई एस्टेट
है ना, was the part of the feudal system that dated back to the middle ages। मध्यकाल से ही एक फ्यूडल सिस्टम इन ये स्टेट्स के सोसाइटी पे थोपा होता। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा, समानती व्यवस्था कहते हैं। होता क्या है कि एक इसका जमीन बहुत एक होता ना, एक ऐसा आदमी होता जिसके काफी जमीनें होती थी और ये जमीनों पे क्या करता था, खेती बाड़ी करवाता था। समानती व्यवस्था जिसको बोलते थे, ये खेती बाड़ी करवाता था। ओल्ड रेजिमे के अनुसार ऐसा चल रहा था। इट इज यूजुअली यूज्ड टू द डिस्क्राइब ऑफ द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रेंच बिफोर द 1789, है ना। 1789 के दौरान से ये चीजें आपको डिस्क्राइब की जाएगी या फिर चली आ रही थी। आप ये चीज देखो बेटा, ध्यान से समझो। क्या है कि आप फिगर को देखो, सोर्स द फिगर है, फिगर 1-2। अब इस फिगर में क्या देखोगे बाबू कि हाउ द सिस्टम ऑफ द ई स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। आपको फिगर में दिखेगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, फ्रांस की सोसाइटी कितने भागों में बटी हुई थी, यह आपको समझ में आने वाला है। पीजेंट्स मेड अप अबाउट ऑफ द 90% एंड द पॉपुलेशन। देखो बेटा क्या है ना, फ्रांस की सोसाइटी तो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। आपको समझ में आ रहा है कि फ्रांस की सोसाइटी कितने हिस्सों में बटी हुई थी, 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला स्टेट्स में आता था। अब सर ई स्टेट क्या है बेटा, तो ई स्टेट का मतलब है बेटा, ई स्टेट का मतलब होता है बेटा कि 3 हिस्सा, है ना। ई स्टेट का 3 हिस्सा, पहला था क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में इतने सारे लोग आते थे। अब एक एक करके थर्ड स्टेट्स के लोगों का, तो इसमें कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, कुछ बड़े बड़े मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे। कोर्ट ऑफिशियल्स कौन होते थे, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। सो देखो सरकारी लोग भी इसमें आ रहे हैं, थर्ड स्टेट में सरकारी लोग भी आते हैं। लॉयर्स आ रहे थे, मैंने अभी पिक्चर दिखाया था, लॉयर्स आ रहे हैं। इसमें कौन आ रहे हैं, तो पीजेंट्स आ रहे हैं, आर्टिसंस आ रहे हैं। पीजेंट्स का मतलब होता था बेटा किसान, जिनके पास जमीन थे, खेती बाड़ी करते थे, वो पीजेंट्स आ रहे हैं। और आर्टिसंस का मतलब कौन है, कलाकार वगैरह लोग आ रहे हैं। इसके बाद स्मॉल पीजेंट, जिनके पास थोड़ी मोड़ी की जमीनें थी। लैंडलेस लेबर, जो जमीनहीन थे, लैंडलेस जिनके पास जमीनें नहीं थी। और सर्वेंट्स यानी नौकर चाकर लोग इसमें आ रहे हैं। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये पूरे पॉपुलेशन का 90% था। यहां पे कहा जा रहा है कि पूरे पॉपुलेशन का जो पीजेंट्स था वो अकेले 90% थे, यानी जिनके पास जमीनें थी, जैसे नोबिलिटी के पास जमीनें थे, क्लर्जी के पास जमीनें थे, ये 10% में बहुत एब्सोल्यूट्स होते थे भाई। इनके पास काफी ज्यादा पावर होता था, काफी सारे पैसे होते थे, काफी सारी जमीनें होती थी। इनके पास बहुत सारा जमीन और पैसा होता था। पैसा पावर सब 10% लोगों के पास था और वो 90% लोगों पे रूल कर रहे थे। आ रहा समझ में बेटा? सोचो कि फ्रांस का जो सोसाइटी था कितने डिस्क्रिमिनेशन पार्ट में बटा हुआ था। एक तरफ 90% लोग, एक तरफ 10% लोग। यही 10% लोग इन 90% लोगों पे क्या कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं। आ रहा समझ में? काफी सारा पैसा इनके हाथ में है, सारे पैसे इन्हीं के पास हैं। आगे देखो, है ना बेटा, क्या कर रहा है? However, only a small number of them owned the land they cultivated। और इनमें से कुछ ही लोगों के पास जमीनें थी जो कि वो कल्टीवेटेड करते थे या खेती बाड़ी करते थे। About 60% of the land was owned by the noble। और बेटा देखो 60% जमीन इनके पास। Oh my God, 60% जो है जमीन सिर्फ नोबल्स के पास है, चर्च के पास है, बाकी रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स और कुछ जो जैसे बिग बिजनेसमैन है उनके पास भी कुछ जमीनें थी, है ना। चर्च के पास भी है। चर्च मतलब कौन है बेटा? तो चर्च मतलब क्लर्जी के पास भी जमीनें हैं। तो जमीनों का बंटवारा ऐसे था, जमीनें बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बटी हुई थी, ऐसा था पार्ट्स। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा बेटा, बहुत मेहनत लग रहा बनाने में, ठीक है। अब देखिएगा, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला और सेकंड स्टेट्स क्लर्जी और नोबिलिटी होता था। enjoyed certain privileges by birth। तो एक तरफ से देख लीजिए, जो क्लर्जी या नोबिलिटी होते थे उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ होते थे। अब ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ क्या है? तो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मतलब जन्म से इनको विशेष कुछ ऐसे छूट दे दिए गए है ना। बहुत सारे इनको राजा का बेटा राजा बनेगा, यही एक कहानी है कि भाई राजा का बेटा, आइए राजा साहब, छोटा राजा साहब आ रहे हैं, गद्दी पे बैठ रहे हैं, उनके जूते साफ कर रहे हैं, जो उनके सर्वेंट है उनके जूते साफ कर रहे हैं, छोटा बच्चा का जूता साफ किया जा रहा है, उनको गद्दी पे बैठा, उनको चम्मच से करके खिलाया जा रहा है। इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ था, इनको ऐसे मिलते थे। अपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे इनको प्रिविलेजेस होगा। और एक तरफ जो जनता थी जो एकदम फटेहाल जिंदगी में जी रही थी, ये थे पीजेंट्स, ये थे गरीब, ये थे लैंडलेस, ये थे
ये जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, ये लोग थे यहाँ पे। आ रहा समझ में बेटा? आगे देखो, the most important of these exceptions from the paying taxes of this state, और जो टैक्सेस का जो क्या था ना, इनमें क्या था, exemption paying from the paying taxes of the states. The nobles further enjoyed the feudal privileges. फ्यूडल प्रिविलेजेस को कौन, नोबल्स लोग ही ऑन कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, और फ्यूडल ड्यूज भी लगाते थे। फ्यूडल ड्यूज का मतलब होता है बेटा कि इनसे कुछ ये पैसे भी वसूला करते थे, है ना। ये जो फ्यूडल सिस्टम जो चलाते थे, ये इनसे अपने तरीके से फ्यूडल ड्यूज लगा करके गरीब लोगों से पैसे वसूलते थे। देखो इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा गरीब लोगों का। विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, देखो इनसे निकाला जाता था ये पैसे। पीजेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, मतलब ये इनके मालिक के ऑब्लाइज होते थे, मालिक हमको काम दे दीजिए, मालिक हमको काम दे दीजिए, मालिक हमको काम दे दीजिए। और इनको काम मिलता तो ये तो अपने मालिक को ऑब्लाइज होते थे कि मालिक हमको काम दे दिए। आ रहा समझ में? द वर्क टू वर्क हिज हाउस एंड द फील्ड, और उनके घरों में या फिर खेतों में काम मिल जाता था तो बड़े प्रिविलेज ऑब्लाइज होते थे, हे भगवान हमको आज काम मिल गया, इतनी इनकी स्थिति खराब होती थी। टू सर्व इन द आर्मी एंड द पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग्स, है ना, या तो ये आर्मी में सर्व करते थे, इनकी सुरक्षा करने के लिए काम करते थे, या फिर इनके बिल्डिंग्स में काम करते थे। या देखिए उसके अलावा क्या है, देखो ये कौन है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये क्लर्जी है, एक पंडित जी जैसा लग रहा है ना बेटा, तो ये क्लर्जी है। टू द चर्च ऑफ टू एक्सट्रैक्टेड इन द शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल्ड टीथेस, याद रखिएगा एक नंबर का आता है बेटा। अब चर्च भी लोगों से क्या करता था, 10% इनके अनाज का 10% लेता था तीथे के नाम पे। इन गरीब किसानों को तो हालत, अब देखो बेटा इनके पास तो जमीन है नहीं, ये दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं, जो भी लाते हैं उसका 10 हिस्सा 10% करते हैं, मतलब 1/10। 10 हिस्सा में से एक हिस्सा, मतलब 10 केजी लाए तो 1 केजी ये किसको दे दिए, तीथे के नाम पे इसको दे दिए भाई, समझो इस क्लर्जी को दे दिए, इस पंडित जी को दे दिए तीथे के नाम पे। वही कह रहा है कि ये तीथे जो होता था किन से लिया जाता था बेटा, तो ये तीथे जो था ये तीथे पीजेंट्स से लिया जाता था, इन गरीब किसानों से लिया जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड ईयर स्टेट्स टू पे टैक्सेस ऑफ द स्टेट, और थर्ड ईयर स्टेट्स के जितने भी थे, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लैंड ओनर्स हो, चाहे वो वकील हो, चाहे स्मॉल किसान हो, चाहे लैंडलेस पीजेंट्स हो, या पीजेंट्स ही क्यों ना, वो सारे लोग स्टेट को टैक्स पे आउट करते थे। सभी लोग मिलकर के टैक्स पे किसको कर रहे हैं बच्चा, वो टैक्स पे कर रहे हैं स्टेट को, स्टेट मतलब देश में टैक्स पे कर रहे हैं। राजा भी एक डायरेक्ट टैक्स लगाता था, एक नंबर में ये भी आता है कि राजा के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था इसको टाइल के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था, टाइल के नाम से। ये जो टैक्सेस लगाए जाते थे राजा के द्वारा, ये टाइल होते थे। राजा भी पैसे ले रहा है, फ्यूडल ड्यूज भी इनको देना पड़ रहा है, तीथे नाम से एक टैक्स ले रहा है जो चर्च को पे कर रहे हैं। भाई अगर गरीब इंसान जाए तो जाए कहां, फटेहाल जिंदगी है, ऐसे भी पड़ी हुई है। अभी बताइए कि ये कारण बनेगा नहीं, ये सारे कारण कैसे, ये बहुत ज्यादा। देखो अब क्या हुआ था, जो वॉर के वजह से क्या हुआ था, लोगों की जो स्थिति खराब हुई थी, राजा की जो स्थिति खराब हुई थी, तो इन पे और भी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप सामान खरीदते हो तो सामान पे टैक्स पहले से ऑलरेडी लगा दिया जाता है। जैसे आप 2 रुपए का टॉफी भी खरीद रहे हो तो 2 रुपए का टॉफी का टैक्सेस लग चुका है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ऐसे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे इनको सामान पे, जो ये जैसे आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे जो सामान है डेली कंजप्शन में, जैसे साल्ट या तंबाकू, मतलब जो बुनियादी चीज होता है बेटा, जैसे नमक होते हैं, तंबाकू होते हैं, उन जैसी चीजों पे भी इन पे क्या कर दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था। बड़े महंगे कर दिए गए थे। अब नमक भी लोग खरीद के ना खाए तो इनकी जो स्थिति थी एकदम से बदतर हो गई थी। सरकार हर तरीके से चूस रही थी, हर तरीके से इन पे जुल्म किया जा रहा था। ये कंडीशन चल रहा है बेटा इसका। ये बुनियादी, जैसे बेकरी में लोग खाने जाते थे तो बेकरी को बंद कर दिया जाता था, या उन पे भी टैक्सेशन लगा दिए जाते थे। बुनियादी जैसे चीजों पे भी क्या किया जाता था, ये लगाया जाता था। द burden ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स थ्रू द टैक्सेस वाज borne by the third year states alone, और ये सारे बर्डन, सारा जो कर्ज का बोझ है बेटा, वो थर्ड ईयर स्टेट्स पे अकेले डाल दिया गया। सारा कर्ज का बोझ थर्ड ईयर स्टेट्स है उस पे अकेले डाल दिया गया। और देखो किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं,
जो अमीर लोग हैं अपने प्रिविलेजेस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स कौन देते थे? ना तो कलर्जी टैक्स देता था और ना ही कौन टैक्स देता था? नोबिलिटी टैक्स। टैक्स किनको देना पड़ता था? इनकी हालत जर्जर हो चुकी थी। 90% लोग, मान लेते हैं कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे में से 10 बच्चों का फी नहीं लगता, लेकिन वो बहुत अमीर घर से आते हैं, बहुत अमीर घर से आते हैं, उनके पापा मम्मी नेता हैं। लेकिन जो 90 बच्चे आते हैं वो बहुत ही गरीब खानदान से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। उनसे मैं जबरदस्ती टैक्स लेता हूं, लेकिन वो 10 बच्चों से टैक्स नहीं लेते, तो कैसा लगेगा? आप थोड़ा सोच के देखो कैसा वो फील आएगा। इसलिए क्या करते हैं, सारे लोग विद्रोह कर देते हैं बेटा। जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं अब हम नहीं सहेंगे, अब हम विद्रोह कर देंगे। तो सारे लोग मिल करके क्या कर देते हैं बेटा, एक विद्रोह कर देते हैं। आगे का कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा आपको। हम बोलते हैं, बार बार बोलेंगे बेटा, और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। विद्यार्थी को ज्वाइन कीजिए, है ना, ज्वाइन करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सही बता रहे हैं आप लोगों को, यही चीज है। आप लोग को इसी का हम डीपीपी आपको देंगे, बनाने के लिए देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट कीजिए कि सर अच्छे से और पढ़ाइए, और स्लो पढ़ाइए, और थोड़ा सा मस्ती मजाक करा के पढ़ाइए। हम सोच रहे हैं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आसान भाषा में समझ में आए और कहानी के थ्रू समझ में आए। अगर अच्छा लगा है बेटा तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, ताकि वो लगे कि हाँ भाई अनुराग सर पढ़ा रहे हैं अच्छा। तो आप लोग बढ़िया से कमेंट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, ताकि चीजों और भी दूर तक जाए। सेकंड पार्ट आप लोग को चाहिए तो सेकंड पार्ट हम आप लोग को बना के देंगे। आप लोग आगे देखिएगा कि युद्ध कैसे होता है, ये चीजों को आप लोग देखिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और आइए ऑफलाइन सेंटर में, आप लोग का स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद।